नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुजर, साइंस फैकल्टी उज्ज्वल क्लासेस टोंक से फिर से आपके साथ एक साइंस का नया वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली क्लासेस में पिछली क्लास का मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा कि हमने क्या पढ़ा था। अपना चैप्टर साइंस से रिलेटेड चल रहा था कोशिका, और उसमें कोशिका के अंग आपके चल रहे थे। और पिछली क्लास में आपने कोशिका के अंगों में से पढ़ा था कोशिका झिल्ली के बारे में। उसके बाद केंद्रक के बारे में आपने अध्ययन किया था और जीव द्रव्य के बारे में, यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। आगे कोशिका के अंगों के मैं आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे अगली क्लासेस में कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रदर्वी जालिका, लवक और तारकाएं, रिक्तिका और राइबोसोम। इन अंगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले कई सारे एग्जाम्स में राजस्थान पुलिस में हर बार इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी केंद्रक में गुणसूत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। गुणसूत्र के अलावा एक शब्द और होता है जीन। जीन जो होते हैं ये गुणसूत्रों के वाहक होते हैं, और जीन जो शब्द दिया था बेटसन ने दिया था। पूछा गया सवाल है कि जीन शब्द किसने दिया था, तो बेटसन ने दिया था। दूसरा चौथे अंग की अपन बात करेंगे गोल्जिकाएं, कि गोल्जिकाएं क्या होते हैं। तो कोशिका के चित्र में मैंने आपको इस प्रकार से बना के बताया था कि एक दूसरे के ऊपर पट्टिकाओं के रूप में जो संरचना होती है वो गोल्जिकाएं कहलाते हैं। अर्थात ये गोल्जिकाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप में पाए जाते हैं। समानांतर रूप में कैसे, तो इसके ऊपर केंद्र के जस्ट ऊपर जो ये संरचना है ये कहलाती है क्या, गोल्जिकाएं। तो इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाएं। कहने का अर्थ यह है कि जो ये गोल्जिकाएं हैं, गोल्जिकाएं की खोज किसने की थी और इस पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका गोल्जिका, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। गोल्जिकाएं का खोज करता है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जिकाएं की खोज की थी, और इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। गोल्जिकाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर पट्टियों में पाए जाते हैं। जो ये समानांतर पट्टियां हैं ये मुख्य रूप से काम क्या करती है, तो गोल्जिकाएं का मुख्य काम है शर्करा का निर्माण। इसका अर्थ यह है कि गोल्जिकाएं ग्लाइकोप्रोटीन को ग्लाइकोलिपिड में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लाइकोलिपिड। यानी कि यह भी एक प्रकार की शर्करा है और यह भी शर्करा है, दोनों इसमें चेंज करता है कौन, गोल्जिका। जो गोल्जिकाएं हैं मुख्य रूप से एक्रोसोम का निर्माण करता है, एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम पे साइंस के सेकंड ग्रेड के पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि एक्रोसोम क्या है। तो एक्रोसोम किससे संबंधित है, तो शुक्राणु से संबंधित है। शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है, और इसका निर्माण किससे होता है, तो गोल्जिकाएं से होता है। तो ध्यान रखना है गोल्जिकाएं का निर्माण किससे होता है, सॉरी शुक्राणु एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जिकाएं करता है। और गोल्जिकाएं को कोशिका का यातायात नियंत्रक कहते हैं। कोशिका का यातायात नियंत्रक, इट मीन्स ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ सेल। और गोल्जिकाएं कहा जाता है कोशिका की मां, कोशिका की मां। पूछा जाए
कि कोशिका की मां के नाम से कौन से अंग को जाना जाता है, तो गोल्जी काय को कोशिका की मां के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो नेक्स्ट आपका है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी काय। लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। यानी जो गोल्जी बॉडी है वो किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। मित्रों एसएससी में एक प्रश्न पूछा गया कि ये जो गोल्जी काय हैं एक दूसरे के ऊपर कैसे पाए जाते हैं, समानांतर आने। इसका अर्थ है कि एक पट्टी उस पट्टी के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इस प्रकार से पाए जाते हैं और गोल्जी काय समानांतर पट्टियों के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात इनमें जो प्रत्येक संरचना है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है क्या, कुंडिकाएं। यानी कि जो ये समानांतर संरचना है इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो कुंडिकाएं नाम से जानते हैं। एसएससी ने ये प्रश्न पूछा तो ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम से कि इनके समानांतर संरचनाओं को किस नाम से जाना जाता है, कुंडिकाओं के नाम से। अगला है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अंग कोशिका का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो इस प्रकार से कोशिका के अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात इसकी संरचना आप देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ये इस प्रकार, और इसमें दो लेयर होती है और इस प्रकार से ये पाए जाते हैं और ये कहलाती है एक तो बाहरी आवरण, आउटर लेयर यानी बाहरी आवरण, और दूसरी है इसके जो अंदर होगी वो कहलाएगा आंतरिक आवरण। इसमें जो कण पाए जाते हैं इस प्रकार से वो कहलाते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स। मित्रों एसएससी में एक प्रश्न पूछा गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली नुमा उभार होते हैं, अंगुली नुमा उभार या अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है, अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है, तो अंगुली नुमा संरचना कहलाती है क्रिस्टी। तो ध्यान रखना है जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि अंगुली नुमा संरचना जो है क्या कहलाती है, तो क्रिस्टी। ये जो अंगुली नुमा संरचनाएं दिख रही है इन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। कई बार प्रश्न सीधा भी ऊपर से पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहली बात इसका खोज करता कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आपको दो नाम में बता रहा हूं, वो दोनों ध्यान रखने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कोलिकर। कोलिकर नामक वैज्ञानिक जो था उसने इसकी खोज की थी, जो आपकी 9वीं क्लास की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लिखा है। आप यदि लुसेंट पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा अल्टमान। इसका अर्थ यह है कि यदि मान लीजिए खोजकर्ता पूछा जाए और अलग अलग ऑप्शन हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप कोलिकर को दें और दूसरी प्रायोरिटी पे रहेगा आपका अल्टमान, और यदि दोनों ही एक साथ ऑप्शन में है तो कोलिकर व अल्टमान सही उत्तर होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नाम यानी नाम जो दिया था वो सी बेंदा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए पिछली बार राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया में से ही कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह कह सकते हो आप इसको, कोशिका का बिजली घर कह सकते हैं,
या फिर इसे कह सकते हैं पावर हाउस। सारे सिमिलर वर्ड हैं, प्रश्न किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर और पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों है? क्योंकि अपने शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहती है। जितनी ऊर्जा काम में आनी होती है शरीर के आ जाती है, बाकी बची हुई सारी की सारी ऊर्जा जो संग्रहित रहती है वो रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। तो शरीर की पूछा जाए कि शरीर की संपूर्ण ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहती है। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। लेकिन जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो किस रूप में संग्रहित रहती है? वो संग्रहित रहती है एटीपी के रूप में, यानी एटीपी के रूप में आपकी सारे की सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के पास संग्रहित रहती है, जो कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी के काम आती रहती है। ए, टी और पी, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन। एडिनोसिन, टी से है ट्राई, एडिनोसिन ट्राई, और पी से है फास्फेट। कहने का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये जो एनर्जी है अपनी बॉडी में स्टोर रहती है। दूसरी बात, आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का ऑक्सीकारी अंग कौन सा है? तो कोशिका का महत्वपूर्ण और ऑक्सीकारी अंग कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना है मित्रों, कोशिका का ऑक्सीकारी अंग है। कहने का अर्थ यह है कि पूछा जाए परीक्षा में कि मानव शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण कौन सा अंग करता है, तो कौन सा अंग करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहा जाता है। सूत्रकणिका, इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में इंग्लिश वर्ड है, और यदि इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाएगा तो हिंदी में शब्द बनता है सूत्रकणिका। तो ध्यान रखना है कि सूत्रकणिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोलेकर या विल्टमान। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का पूछ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए आपसे सूत्रकणिका पूछ सकता है परीक्षा में। तो ध्यान रखना, सूत्रकणिका किसे ही करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को करते हैं। तो इतनी सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। हर बार राजस्थान पुलिस में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था सीधा सा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दूसरा अंग जो है कोशिका का, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से जैसे कोशिका का डायग्राम है, मैंने पिछली क्लास में आपको इसका चित्र अच्छे से समझाया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से जो इस होंगे उन्हें कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज करता है डी ड्यूबे। लाइसोसोम की खोज करता है कौन? डी ड्यूबे। तो लाइसोसोम जो है कोशिकाओं में पाए जाते हैं और छोटे छोटे इस प्रकार से आकार में होते हैं। ये जल अपघटनी पदार्थ होते हैं। कोशिका में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निपटान करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का निपटान तंत्र भी कहा जाता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य करते हैं, और जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। तो देखिए,
लाइसोसोम जो होते हैं ये कोशिका के अपघटनी पदार्थों का निर्माण करते हैं, अर्थात कोशिका का निपटान तंत्र है। यानी इसमें जल अपघटनी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व टूटी फूटी सेल्स की मरम्मत करते हैं। लेकिन यदि यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है और पिछली बार भी राजस्थान पुलिस के पेपर में यहीं से प्रश्न पूछा गया कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाए या फट जाए तो यह संपूर्ण कोशिका का पाचन कर सकते हैं। यह संपूर्ण कोशिका का पाचन कर सकते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैलियां, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहां से, कोशिका की आत्मघाती थैलियां या क्यों कह सकते हैं कि सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसका अर्थ यह है मित्रों कि पिछली बार भी राजस्थान पुलिस में यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा क्या, लाइसोसोम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि मान लीजिए लाइसोसोम है और यह क्षतिग्रस्त हो जाता है या फट जाता है तो ये संपूर्ण कोशिका का पाचन कर सकता है, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैलियां या सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में, किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम कोशिका का सबसे बड़ा स्त्रावी अंग है। नहीं, कोशिका का सबसे बड़ा पाचक अंग है। तो सेल्स में सबसे बड़ा पाचक अंग है कौन, लाइसोसोम। सबसे बड़ा स्त्रावी अंग के अंतर्गत आता है आपका गोल्जी काय। तो वो भी ध्यान रखना है आपको कि जो गोल्जी काय उसमें गोल्जी काय कोशिका का सबसे बड़ा स्त्रावी अंग है। तो ध्यान रखना स्त्रावी। आपसे पूछा जाए कि शरीर के सबसे बड़ा स्त्रावी अंग कौन सा है, तो उस वक्त आपका उत्तर होगा अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा स्त्रावी अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्त्रावी अंग है तो वो सबसे बड़ा स्त्रावी अंग कौन सा आएगा, गोल्जी का आएगा। लाइसोसोम जो है आपका सबसे बड़ा पाचक अंग या जो कहा जाए कि सबसे शक्तिशाली पाचक अंग है, सबसे शक्तिशाली पाचक अंग है। क्यों है, क्योंकि यदि इसकी झिल्ली पर जाए तो संपूर्ण कोशिका का क्या कर सकती है, पाचन कर सकती है।
ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में रिवाइज कर देता हूँ। लाइसोसोम की खोज की थी किसने? डी डुबे ने। कोशिका के अपघटनी पदार्थों का निर्माण करता है या अपघटन का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का अपघटनी तंत्र या निपटान तंत्र कहा जाता है। जल अपघटनी पदार्थों को बाहर निकालते हैं और लाइसोसोम क्षतिग्रस्त या टूटी फूटी सेल्स की क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं। लाइसोसोम की यदि झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाए या फट जाए तो ये संपूर्ण कोशिका का पाचन कर सकते हैं, और यदि संपूर्ण कोशिका का पाचन कर सकते हैं तो इसे कहा जाता है आत्मघाती थैलियां। यानी लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम कोशिका का सबसे शक्तिशाली पाचक अंग है, और अगर पूछा जाए कोशिका का सबसे बड़ा स्रावी अंग कौन सा है तो उस वक्त आपका उत्तर होगा गोल्जिका है। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए, अगला जो अंग आता है आपके, उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। उसके अंतर्गत है आपके अंतःप्रद्रवी जालिका। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका का खोज करता, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पोर्टर। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या काम करती है, कैसे पाई जाती है? तो मध्य में है ये केंद्रक, और केंद्र के इस प्रकार से चारों तरफ जो पाई जाती है वो होती है क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता देता हूँ कि कैसे होती है। तो ये है केंद्रक, और केंद्र के इस चारों तरफ जो पाई जाती है वो कहलाती है क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका। ऐसे इसके चारों तरफ पाई जाती है केंद्र की, तो वो कहलाती है क्या? अंतःप्रद्रवी। लेकिन अंतःप्रद्रवी जालिका जो है इसे कहते हैं ER, एंडोरेटिकुलेटम। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोरेटिकुलेटम कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो मित्रों दो कौन कौन सी? तो एक तो है साहब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी, ध्यान रखना है खुरदरी। दूसरी है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो आप समझ रहे होंगे कि दो प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं तो उसमें अंतर क्या है? तो इस एक को अपन कह सकते हैं खुरदरी ER, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरी है चिकनी ER। तो क्या अंतर है इनमें? तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका उसे कहेंगे जिसके ऊपर कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कण। इसका अर्थ है कि यदि मान लीजिए उस पे कण उपस्थित होंगे तो वो खुरदरी होगी, और कण किसके? राइबोसोम के कण। किसके कण? राइबोसोम के कण उपस्थित, यानी जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम के कण उपस्थित हैं वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होगी, और जिस पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित, तो वो कौन सी होगी? बिल्कुल चिकनी। तो यहां पे राइबोसोम अनुपस्थित। ठीक है, ये तो आपसे नहीं पूछेगा कि क्या पाए जाते हैं और क्या नहीं पाए जाते, आपसे ये पूछेगा कि इनका क्या कार्य है। तो जब ये खुरदरी है और राइबोसोम के कण उपस्थित हैं तो ये काम करेंगे प्रोटीन संश्लेषण का। किसका? प्रोटीन संश्लेषण। यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण। और जो चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका है उस पर राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं है, और जब राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं है तो वो काम करेगी वसा के संश्लेषण का, वसा का संश्लेषण। तो
चिकनी का कार्य क्या है कि वसा का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ फैट, यानी कि कुल मिला के आपके शरीर में जो फैट है उस फैट का संश्लेषण करती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आप इसको मित्रों ऐसे भी समझ सकते हैं कि चिकना क्या होता है, फैट होती है, यानी घी, तेल, ये सब चीजें चिकना युक्त होती है जिनमें फैट की मात्रा होती है, और चिकने जो पदार्थ होती हैं उनका निर्माण करती है कौन सी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आगे आप पढ़ेंगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो कि राइबोसोम की जो कण है ये उपस्थित है, और बेसिकली राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि राइबोसोम खुद को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी प्रोटीन का कारखाना जो है क्या है, राइबोसोम है। इस प्रकार आज आपने पढ़ा गोल्जी इकाई के बारे में प्रथम, दूसरा लाइसोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। उम्मीद करता हूँ पढ़ाया गया सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आप जो भी क्लासेस में आपको जो दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं कि हमारे ये डाउट है, हम उसको बिल्कुल वहाँ पे रिप्लाई करेंगे आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और उज्ज्वल क्लासेस टोंक जो आपका यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।